हेलो दोस्तों। तो सभी का पुनः आपका अपना परिवार पाठशाला में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये आपका अपना परिवार है पाठशाला। और हमारा जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा था आरआरबी ग्रुप डी के लिए, लेकिन ये चलाया जा रहा है सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी के लिए, लेकिन ये जो है हर एग्ज़ाम में आप लोगों को फ़ायदेमंद होगा। चाहे जो भी दीजिए, एनटीपीसी दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, एसएससी दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये जो हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप लोग इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है वैदिक काल। तो आज वैदिक काल को हम पढ़ेंगे और आज से हम थोड़ा सा सोचें कि जो भी कराते हैं क्वेश्चन उसको थोड़ा डिटेल एनालिसिस भी कर सकें। तो आज से हम थोड़ा सा उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे जो भी हमारा टॉप क्वेश्चन आएगा। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं तो चलिए चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? ऑप्शन 1 में है गृहस्थ, ऑप्शन 2 में है संन्यास, ऑप्शन 3 में ब्रह्मचार्य, ऑप्शन 4 में है वानप्रस्थ। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वानप्रस्थ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, वानप्रस्थ। तो वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार जो है जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? तो वानप्रस्थ था। अगर हम इसके व्याख्या की बात करेंगे तो वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार जो है ना, वानप्रस्थ आश्रम जीवन का तीसरा चरण था। वैदिक काल में संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए इसे 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया था। सर्वप्रथम छदोंग उपनिषद में प्रारंभिक 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, परंतु चारों आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक जीवन का तीसरा आश्रम प्रणाली कौन सा हो जाएगा? वानप्रस्थ हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांत हिंदू धर्म के सहायक विषय है जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वह वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या क्या है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 6। वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं, जिसकी संख्या क्या थी? 6 थी। 6 वेदांग में क्या सब आ जाता है? शिक्षा है पहला, दूसरा व्याकरण है, तीसरा कल्प है, चौथा निरुक्त है, पांचवा छंद है, छठा ज्योतिष है। वेदों के अध्ययन को आसान करने व वेदों को समझने के लिए वेदांग की ही रचना की गई थी। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं था? बताइए। वैश्य, ब्राह्मण, समिति, क्षत्रिय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समिति एक नहीं थी। समिति जो है वह वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार समिति एक वर्ण नहीं था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में के सूक्त के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति सुख से, क्षत्रिय की भुजा से, वैश्य की जांघ से तथा शूद्र की पैरों से हुई है। पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख आता है। ऋग्वेद वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समिति। समिति क्या थी? वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वैश्या थी, ब्राह्मण थी, क्षत्रिय थी और चौथा कौन था बताइए? शूद्र थी चौथा। शूद्र, वैश्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये 4 वर्ण व्यवस्था था। समिति वर्ण व्यवस्था नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई। बताइए कौन सा नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सरस्वती के किनारे। वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ था। अगर हम व्याख्या की बात करेंगे तो वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, परंतु सबसे पवित्र नदी सरस्वती था। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा माना जाता था? सिंधु को। और पवित्र नदी किसको मानते थे? सरस्वती को मानते थे। ऋग्वेद की नदी सूक्त के में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हम राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज में उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 1, सिद्धि जो है यह इन उद्देश्यों में से नहीं था। अर्थ था, मोक्ष था, धर्म था। ये अर्थ था, धर्म था, मोक्ष था और काम, ये चारों थे इस, लेकिन सिद्धि नहीं थे। तो चलिए अगर हम इसका व्याख्या करेंगे तो धर्म का मतलब क्या था? धर्म की अगर बात करेंगे तो ये अच्छे विचारों व आदर्शों को धारण करना था। और अर्थ की बात करेंगे तो परिवार का पालन पोषण करना था। अगर तीसरा है क्या है? काम। काम की अगर बात करेंगे तो संतान उत्पत्ति, उसके बाद या सामाजिक दायित्व जो भी बनता है वो था इसका। अगर मोक्ष की बात करेंगे तो यह मोक्ष का मतलब सांसारिक मोह माया को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करना। वह सांसारिक मोह माया जो भी होता है, तो जैसे पैसे जमा करना, घूमना फिरना इत्यादि, ये सब अगर को छोड़ करके सिर्फ ईश्वर की ही हम भक्ति करते हैं तो उसको क्या बोलते थे? मोक्ष करते थे। तो इस तरह से इसके क्या थे? 4 वो थे उद्देश्य। पहला मोक्ष, धर्म, काम, मोक्ष, धर्म, काम, अर्थ, ये 4 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन क्या है? सूत्र, दूसरा में पद है, तीसरा संहिता, मुख। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा संहिता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा संहिता। वैदिक ऋचाओं में मुख्य संग्रह में जो था वह संहिता थे। अगर हम इसके व्याख्या की बात करेंगे तो वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा गया है। संहिता में विभिन्न देवताओं की स्तुति के मंत्रों का संकल्प है। चारों वेद जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद और अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से वैदिक संहिता ही कहा जाता है। अगर चारों जो वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों को मिला करके ही वैदिक संहिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? बताइए। पहला ऑप्शन है क्या? अलकनंदा और भागीरथी, दूसरा है रावी और चिनाब, तीसरा है गंगा और यमुना, चौथा है ब्यास और सतलज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यास और सतलज। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यास और सतलज। देखिए वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो और गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र और उसके सीमावर्ती क्षेत्र पर भी आर्यों का नियंत्रण हो गया था। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? ब्रह्मऋषि देश कहा गया है। और हम ऋग्वेद के कुछ सूक्त वर्ण वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र और नामक ऋषि थे और देवियों के रूप में पूजी जाने वाली व्यास और सतलज के बीच संवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? बताइए वेदांग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
ऑप्शन नंबर 1 कल्प, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3 निरुक्त, ऑप्शन नंबर 4 पूर्व सीमांसा। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 पूर्व सीमांसा एक वेदांग नहीं है। देखिए, वेदांग किसको कहते हैं? प्राचीन काल में वेदों के अध्ययन को आसान करने के लिए 6 सहायक विषयों की रचना की गई थी। कितने की रचना किया गया था? 6 सहायक विषयों की रचना किया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। पहला क्या है? शिक्षा है, दूसरा कल्प है, तीसरा व्याकरण है, चौथा ज्योतिष है, पांचवा छंद है और छठा क्या है? निरुक्त है। छठा निरुक्त है। इस तरह से हमारा 4 जो है वेदांग है। सॉरी 6 वेदांग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है। बताइए ऋग्वेद में कितने सूक्त संग्रह है? पहला ऑप्शन नंबर क्या है? 1028, 1076, 1124, 1152। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1028। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1028। देखिए ऋग्वेद में 1028 मंडल थे। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 1028 सूक्त थे। अगर हम मंडल की बात करेंगे तो 10 मंडल थे। 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद जो है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। अगर मंत्र की बात करेंगे तो मंत्र कितने थे? 10,600 मंत्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। वैदिक सभ्यता की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा और द्वितीय मंडल सबसे छोटा होता है। ऋग्वेद का जो है 10वां मंडल जो है 10वां मंडल सबसे लार्जेस्ट होता है और दूसरा मंडल जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट छोटा होता है। तो चलिए इस तरह से हमारा ऋग्वेद वैदिक काल का जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएं और इनसे और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम कर लेंगे। तो इसलिए हमारा वैदिक काल का 2 क्लास होगा। आज पहला क्लास था और कल दूसरा क्लास होगा। देखिए जो टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम 2-3 क्लास में कवर करेंगे। जिससे कम पूछे जाते हैं उसको 1 क्लास 2 क्लास में ही हम कवर करेंगे। तो जिस तरह से जिसका क्वेश्चन का जो भी मतलब पूछने का देखते हुए मतलब प्रीवियस ईयर देखते हुए कराएंगे कि कौन सा टॉपिक से किस तरह से सवाल किया जा रहा है। तो चलिए, तो हमारा पाठशाला आप लोगों का चैनल जो है यूट्यूब पर, इसको आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।